हेलो दोस्तों, आज हम एडिटोरिया के फटाफट क्वेश्चंस करेंगे करंट अफेयर के। तो इसमें हम पहले शुरुआती क्वेश्चन करेंगे। जैसे भारत में चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये है श्रीनगर। श्रीनगर ये चौथा शहर है, तो 3 इसके पहले दिए जा चुके हैं। 1 2 3। पहला है जयपुर, जिसे दिया विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया जा चुका है। फिर है मलपुरम और तीसरा है मैसूर। तो भारत में चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा। शिल्प शहर वो होते हैं जहाँ की क्राफ्टिंग बहुत प्रसिद्ध होती है। जैसे श्रीनगर की क्राफ्टिंग, जैसे सोजनी पेंटिंग ये पेंटिंग है। और पश्मीना कौनी ये शॉल है वहाँ की जो प्रसिद्ध हैं। ये शॉल हैं। और कालिमा कृतियाँ ये कुछ वहाँ की क्राफ्ट हैं, शिल्प हैं, इसलिए श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? कोझिकोड ये पहला सिटी ऑफ लिटरेचर है। ये मान्यता कौन देता है? तो यूनेस्को की एक शाखा है यूसीसीएन, यही यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, यही जो है साहित्य शहर का दर्जा देती है। अब यूनेस्को की अगर हम बात करें, ये यूनेस्को में तो 194 सदस्य हैं। 194 सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य कितने हैं? 194 और स्थापना 1945 में स्थापना हुई। हेड कौन है? एड्रो अजोले महानिदेशक हैं इस समय। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन है? तो ये है जयपुर। ये जयपुर है जो प्लास्टिक के कचरे से सैन्य स्टेशन बना है। तो पहला कौन है? क्योंकि ये दूसरा है, तो पहला है नारंगी। ये कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। असम में गुवाहाटी में पड़ता है ये नारंगी। तो पहला सैन्य स्टेशन है जो प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है? प्रेगनेंसी की छुट्टी मिलती है, लेकिन मासिक धर्म की छुट्टी ये पहली बार उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म की अवकाश की नीति की है। तो ये है सिक्किम। है सिक्किम हाई कोर्ट ने क्या किया है कि हर महीने 2 से 3 दिन की छुट्टी महिलाओं के लिए, मासिक धर्म का अवकाश हर महीने 2-3 दिन की छुट्टी देगा महिलाओं के लिए स्पेशल, पुरुषों के लिए नहीं। तो हाई कोर्ट इस समय वर्तमान में कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं इस समय इंडिया में। भारत में इस समय 25 हाई कोर्ट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन है? एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट माउंट लहोत्से में 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये भारतीय हैं, सत्यदीप गुप्ता हैं, जो ये माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ाई किए हैं। माउंट लोहत्से कहाँ है? ये तिब्बत में है, तिब्बत में। और माउंट एवरेस्ट तो हिमालय में है, ये नेपाल में। माउंट लोहत्से ये चौथी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। किसके बाद? एवरेस्ट एक नंबर पे है, दूसरे पे K2 है, तीसरे पे कंचनजंगा है, चौथे पे माउंट लोहत्से है। अच्छा, ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो 1953 में 2 लोग चढ़े थे, एडमंड हिलेरी, तेनजिंग नोर्गे। ये 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे चढ़े थे, नोर्गे जिनको हम पढ़ते हैं। और फर्स्ट इंडियन कौन चढ़ा था माउंट एवरेस्ट में? तो अवतार सिंह चीमा पहले इंडियन है जो चढ़े थे। अब महिलाओं में बछेंद्री पाल हैं, जो 1984 में चढ़ी थी। अच्छा, कुछ ही इम्पोर्टेंट द्वीपों की चोटी, जैसे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांका गुआ सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी अमेरिका की। और अफ्रीका की कौन सी है? अफ्रीका की किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है। और यूरोप की कौन सी है? यूरोप की माउंट एलब्रूस सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की। अफ्रीका की है किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका की है कांकागुआ और यूरोप की है एलब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला भारतीय कौन बनी है? तो ज्योति रात्रे। इनका नाम क्या है? ज्योति रात्रे। ये कहाँ की हैं? एमपी की हैं, मध्य प्रदेश की हैं ये। और ये मई 2024 में चढ़ी हैं। इसके पहले संगीता बहल चढ़ी थी, सबसे बुजुर्ग महिला संगीता बहल चढ़ी थी। तो उनकी उम्र कितनी थी? वो 53 साल की थी, लेकिन ये 55 साल की, इसलिए पहली महिला है जो 55 साल सबसे बुजुर्ग महिला चढ़ी। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो 53 साल का था। अगर हम सबसे यंगेस्ट बात करें पुराना, तो डिक्की डोल्मा ये सबसे यंगेस्ट हैं, डिक्की डोल्मा, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं यंगेस्ट उम्र 19 साल की उम्र में। 19 साल की उम्र में ये माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी डिक्की डोल्मा। और एवरेस्ट मैन किसे कहते हैं? कामी रीता शेरपा ये हिमालय में बहुत बार चढ़ चुकी हैं, तो इनको सर्वाधिक बार इन्हीं के नाम रिकॉर्ड है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, तो इनको एवरेस्ट मैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे ऊंची ये गलत लिखा। देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया? तो ये है सेला सुरंग। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग। ठीक।
अगर हम और कुछ जाने सुरंगों के बारे में, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग तो प्रसाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसी का नाम चेनानी नासरी सुरंग था। अब इसका नाम क्या है? इसी का पहले नाम चेनानी नासरी था, चेनानी नासरी सुरंग। और अगर हम कहें भारत की सबसे लंबी सुरंग जो रेलवे सुरंग है, ये तो सड़क सुरंग है, श्याम प्रसाद मुखर्जी सबसे लंबी सड़क सुरंग श्याम प्रसाद मुखर्जी है। अगर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग, पीर पंजाल पीर पंजाल रेलवे सुरंग। ये अच्छा, ये वाली चेन्नई नासरी सुरंग कितनी थी? 9.28 9.28 किलोमीटर, 9.28 किलोमीटर थी। और ये भारत की जो सबसे रेलवे लंबी सुरंग है ये 11.2 किलोमीटर है, 11.2 किलोमीटर थी पीर पंजाल रेलवे सुरंग। पीर पंजाल पहाड़ रेंज में बनी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो राजमार्ग पर स्थित है, मतलब हाईवे पर, तो वो अटल सुरंग है, अटल सुरंग। अटल सुरंग जो वो सबसे लंबी सुरंग है जो कि राजमार्ग पर स्थित है। ये कहाँ, किस मार्ग पर स्थित है? लेह मनाली मार्ग पे अटल सुरंग, लेह मनाली मार्ग में। ये रोहतांग पास में है, अटल सुरंग रोहतांग पास में हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगर हम एक और नई सुरंग बन रही है जो ट्विन टनल के नाम से जानी जाएगी, ट्विन टनल, ट्विन टनल। ट्विन टनल तो ये शहरी सुरंग है जो ठाणे से बोरीविल तक है, 2028 तक बनेगी। इसका नाम, ये सबसे लंबी सुरंग होगी शहरी सुरंग, 2028 तक में बनकर तैयार हो जाएगी। और ये ठाणे से बोरीविल के बीच है। ये कितने किलोमीटर है? 11.8 किलोमीटर की ट्विन सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका बी राजीव, अनामिका 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 बी राजीव, ये पहली महिला हैं, हेलीकॉप्टर महिला पायलट हैं जो कि बनी हुई हैं। तो भारतीय नौसेना की, नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी अनामिका राजीव। अच्छा, और हम इसके पहले अवनी चतुर्वेदी, वो अवनी चतुर्वेदी क्या थी? फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट पायलट थी, जो लड़ाकू विमान चलाने वाली फर्स्ट महिला पायलट थी अवनी चतुर्वेदी। भावना कांत का भी नाम सुना होगा, भावना कांत। भावना कांत क्या थी? भावना कांत थी, ये भी फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट पायलट थी, फर्स्ट महिला। तो अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत पहली महिला पायलट थी जो फाइटर प्लेन चलाई थी। भारतीय नौसेना के बारे में अगर बात करें तो इनकी 3 कमांड हैं। भारतीय नौसेना की 3 कमांड है। एक है मुंबई में, एक मुंबई में है और एक है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में है। और दूसरी कहाँ है? कोच्चि। तो नौसेना की 3 कमांड है। मुंबई क्या है? वेस्टर्न कमांड है। विशाखापट्टनम क्या है? वो ईस्टर्न कमांड है। ये कोच्चि केरल में है तो ये साउथ कमांड है, ये ईस्टर्न कमांड है, ये वेस्टर्न कमांड है। नौसेना की 3 ही कमांड है। भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। नौसेना का हेडक्वार्टर दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? डेटा ट्रैफिक मतलब किसका डेटा ज़्यादा आता जाता है, तो ट्रैफिक में सब दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? तो ये जियो है, जियो। और इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो चाइना टेलीकॉम, ये चाइना टेलीकॉम के नाम पहले रिकॉर्ड था। अब ये जियो के पास है, जो जिस सबसे ज़्यादा डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया में फर्स्ट नंबर पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अमेरिका मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? अमेरिका की मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पे छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी। मोदी ये दूसरे प्रधानमंत्री, तो पहले कौन है? इंदिरा गांधी, पहले थी इंदिरा गांधी, जो ये अमेरिका मैगजीन न्यूज वीक कवर में छपे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाया गया? भारत का पहला है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला लगा हुआ, ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन, तो ये मुंबई में बना है, मुंबई में। मतलब कि तीनों सेनाओं, ट्राई मतलब तीनों सेनाओं का कॉमन डिफेंस सिस्टम, मतलब एक सेंटर ऐसा बनाया जाएगा जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों उस स्टेशन का यूज कर सकेगी, कोऑपरेशन करके कोई भी अभियान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो ये है पारादीप। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में, ये उड़ीसा में है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। अच्छा, भारत का जो ट्रेड होता है तो 95% वो समुद्री माध्यम से होता है, समुद्री जहाज़ों से होता है 95%। अब ये सामान की मात्रा के हिसाब से, अगर मूल्य के हिसाब से करें तो 70% जो व्यापार होता है मूल्य के हिसाब से वो समुद्र से ही होता है। अच्छा, भारत में सबसे बड़े बंदरगाह कितने हैं? लगभग 13 बड़े बंदरगाह हैं इस समय, बड़े बंदरगाह। और छोटे बंदरगाह कितने हैं? 205, लगभग छोटे बंदरगाह इतने हैं 205। तो भारत में जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, इनको हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे पूर्वी तट पर, पूर्वी और कुछ पश्चिमी तट पर हैं, कुछ पश्चिमी तट पर। तो पूर्वी तट पर कौन है? चेन्नई है, चेन्नई। और एन्नोर, एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। कोलकाता, कोलकाता। और पारादीप, पारादीप। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। और विशाखापट्टनम भी। तो चेन्नई की बात करें तो ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। कोलकाता कहाँ? ये एन्नोर बंदरगाह कहाँ है? ये एन्नोर बंदरगाह है, ये आंध्र प्रदेश में है। सॉरी, ये एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में, इसे कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। एन्नोर बंदरगाह को कामराज बंदरगाह भी कहते हैं, कामराज बंदरगाह। और ये तूतीकोरिन के निकट है। तूतीकोरिन भी कहाँ? तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन किस लिए प्रसिद्ध है? ये उर्वरक यहाँ से निर्यात किया जाता है, उर्वरक, उर्वरक और फर्टिलाइजर, केमिकल्स, इनका निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम क्या है?
सबसे गहरा बंदरगाह, ये पूर्वी तट पर है विशाखापत्तनम, ये सबसे गहरा बंदरगाह। पारादीप से लोहा एल्युमिनियम निर्यात होता है। पारादीप उड़ीसा में है, यहाँ से लोहा लोहा एल्युमिनियम का निर्यात होता है। कोलकाता बंदरगाह, ये एक नदी बंदरगाह है। कोलकाता एक नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी के किनारे है। इसे डायमंड हार्बर भी कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर भी कहते हैं। अगर हम पश्चिम तट के बंदरगाह की बात करें तो इसमें है कांडला। कांडला, हालांकि इसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पड़ा गया है। कांडला के बाद मंगलौर, मंगलौर मंगलौर और मार्मुगोवा, मार्मुगोवा मार्मुगोवा और मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। एक और है न्हावा शेवा, न्हावा शेवा बंदरगाह, न्हावा शेवा बंदरगाह, इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, गोवा में है। ये सबसे टेक्निकल पोर्ट है, मतलब हाईटेक पोर्ट है। तो जो कोच्चि है पूर्व का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह है, ये पूर्व का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह पूर्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, और ये जुआरी बंदरगाह है। कांडला क्या है? जुआरी बंदरगाह है। जुआरी बंदरगाह है कांडला। और मंगलौर लोहा निर्यात किया जाता है। जो मंगलौर है यहाँ से लोहा का निर्यात किया जाता है। और मार्मुगोवा जुआरी नदी के मुहाने पर है। ये जुआरी नदी के मुहाने पर है, गोवा में है। मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है तथा सबसे बेस्ट। मुंबई क्या सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे बेस्ट बंदरगाह है। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे बेस्ट बंदरगाह है। मार्मुगोवा है जो जो कुंद्रेमुख से लोहा निकाला जाता है, उसका निर्यात यहीं से किया जाता है, मार्मुगोवा से। ठीक। और जो ये न्हावा शेवा बंदरगाह है, न्हावा शेवा बंदरगाह है, ये सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह है। मतलब सबसे ज़्यादा कंटेनर यहीं से आते जाते हैं। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई है सबसे बड़ा, लेकिन ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। न्हावा शेवा भी कृत्रिम बंदरगाह है। कितने पोर्ट के बारे में जाना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक विशाखापट्टनम, 12 हो गए। एक और है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। तो इसके साथ हमारे 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो ये है गुजरात का कच्छ जिला। कच्छ जिला गुजरात में है। तो यहाँ 5200 वर्ष मतलब हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन सभ्यता की खोज की है। ये करंट का क्वेश्चन है, इतिहास का, ये आने की संभावना बहुत है। तो यहाँ पर क्या क्या बस्ती में क्या क्या खोज की है? कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान की खोज हुई है। कई चीज़ की खोज हुई है, तब पता चला कि एक बस्ती है यहाँ। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक। और जानवरों की हड्डियाँ, हड्डियाँ मिली हैं, जानवरों की हड्डियाँ। और तो ये 4-6 चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, मुख्य चीज़ें हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ कोई बस्ती थी। तो 52 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती, हड़प्पा से ही जोड़ा जा रहा है। 52 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। कहाँ? कच्छ जिले में। अगर हम और कोई, जैसे हड़प्पा काल लगभग कितना सामान्य है? लगभग इसको 2600 BC से
लगभग 1900 बीसी कालीन माना जाता है, लेकिन ये 5200 वर्ष पुराने हैं। तो है इसी के अवशेष, लेकिन यहाँ और पुरानी वो मिली है। हड़प्पा से ही जोड़ा जा रहा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा, धौलावीरा ये गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है और ये क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कुछ और चीज़ें हैं जहाँ जो यहाँ मिली हैं, जैसे कि खटिया, जूना, कुछ और जगह हैं जो यहाँ, जैसे जूना खटिया, जूना खटिया ये जगह की नाम है। यहाँ भी खोजें हो रही, नई नई खोजें। दमल, देसलपारा, देसलपारा ये सब कच्छ में है। देसलपारा, यहाँ खोजें हो रही, नई नई करंट के क्वेश्चन आने वाले बन रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें खोज जारी। देसलपारा, खिरसारा, नाड़पा, नाड़पा यहाँ पर ये सब कच्छ में है, गुजरात में। तो यहाँ खोजें जा रही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप के कवारत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक। भारत का पहला निजी बैंक कौन है जो लक्षद्वीप के कवारत्ती द्वीप में एक अपनी शाखा खोला, निजी बैंक? तो ये है HDFC। HDFC बैंक है जिसने कवारत्ती में, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती, यहाँ पर अपनी शाखा खोला। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके CEO कौन है इस समय? शशिधर जगदीशन। अच्छा, लक्षद्वीप के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो ये 36 बड़े बड़े आइलैंड हैं तो बहुत ज़्यादा, पर 36 आइलैंड मुख्य हैं। ये कहाँ बसा है? अरब सागर में, अरब सागर में है। और इसकी कैपिटल कवारत्ती है। यहाँ अच्छा, भाषा कौन सी बोली जाती है लक्षद्वीप में? तो मलयालम बोली जाती है। मलयालम, मलयालम, मलयालम कहाँ की भाषा? केरल की। तो ये केरल हाई कोर्ट में आता है लक्षद्वीप, केरल हाई कोर्ट में। अगर वर्तमान में हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक जो गवर्नमेंट अधिकृत हैं, और 21 प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जो प्राइवेट चलते हैं। जैसे कि एक प्राइवेट में मुख्य हैं HDFC है, एक्सिस है, ICI है। ये ICI ये मुख्य प्राइवेट बैंक है इस समय। एक क्वेश्चन और, लक्षद्वीप द्वीपों में है ऐसे, तो जो दक्षिण भारत की लक्षद्वीप के नीचे जाएंगे तो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो ये अगर लक्षद्वीप है तो इसके नीचे है मिनिकॉय, जो 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ये 9 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, इसी का नाम है आयुष्मान भारत योजना। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये उत्तर प्रदेश, UP है जो आयुष्मान कार्ड। अच्छा, ये इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं, आयुष्मान योजना भी कहते हैं इसे। तो इसकी ये कब चालू हुई थी? 2018 में। 2018 में कहाँ से? रांची से। रांची कहाँ की राजधानी है? झारखंड की। तो ये यहाँ से चालू हुई थी। इसमें होता क्या है? 5 लाख रुपए प्रति परिवार, इतना पैसा मिलता है इलाज के लिए, 5 लाख रकम। लगभग भारत में 10 करोड़ परिवार शामिल है, इसमें शामिल हो चुके हैं। 10 करोड़ परिवार शामिल, तो 10 करोड़ एक परिवार में अगर 5 लोग, तो लगभग 50-60 लोगों तक
50-60 करोड़ लोगों तक ये योजना पहुंची रही। सबसे सफल योजनाओं में एक है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जो 10 करोड़ अब ये जन आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, इसमें 1 करोड़ तो यूपी में बने हैं। इसलिए भारत आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। 5 करोड़ 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी, 5 करोड़ कार्ड पहुंच गए हैं, जो कि 50% से ज़्यादा है। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? आयुर्वेदिक कैफे भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे है। मतलब ऐसा कैफे है जहाँ पर कि आयुर्वेदिक किचन है एक तरह से। तो ये कहाँ खोला गया है? महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, महर्षि आयुर्वेद अस्पताल। ये है कहाँ? शालीमार बाग, नई दिल्ली। ये दिल्ली में है, शालीमार बाग में, दिल्ली में है महर्षि आयुर्वेद अस्पताल। ये एक तरह से सोमा क्या है? आयुर्वेदिक किचन है। आयुर्वेदिक किचन है, मतलब वहाँ खाने पीने के सामान मिलता है जो आयुर्वेदिक है। तो ये महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में एक किचन कैफे है जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है, और ये आयुर्वेदिक है जो स्वास्थ्य के लिए बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। अच्छा, इतिहास में अगर हम कुछ जाएं आयुर्वेद के बारे में जाने, जैसे कि चरक संहिता ये किसने लिखा था? चरक ने। ये आयुर्वेद की बहुत बड़ी ग्रंथ है जो आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। आयुर्वेद से चरक संहिता आयुर्वेद की बहुत बड़ी पुस्तक है। एक है सुश्रुत संहिता, इसके लेखक सुश्रुत हैं। ये आयुर्वेद के ये उससे संबंधित है, आयुर्वेद से। ये शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन से संबंधित है सुश्रुत संहिता। एक है अष्टांग हृदयम, ये भी चिकित्सा की ही बुक है। ये वाण भट्ट ने लिखा था, वाण भट्ट। तो ये कुछ चिकित्सा संबंधित कुछ किताबें। चरक संहिता चरक ने लिखा जो आयुर्वेद की बहुत बड़ी पुस्तक है। सुश्रुत संहिता जो ये शल्य क्रिया के बारे में बताता है, ऑपरेशन, ये सुश्रुत ने लिखा था। अष्टांग हृदयम वाण भट्ट की चिकित्सा की पुस्तक है। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तरलीकृत लिक्विफाइड नेचुरल गैस से संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये भारत की पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये महाराष्ट्र है। कहाँ? महाराष्ट्र में पहली LNG से संचालित होने वाली बस का उद्घाटन किया गया है। तो LNG की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये 260 फ़ारेनहाइट -260 फ़ारेनहाइट में ठंडी की जाती है, और फिर इसको इतना कंप्रेस किया जाता है कि ये 600 गुना ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। यही LNG बन जाती है। जब LNG को यहाँ पर हम 3-4 गैसों के बारे में जानेंगे, जैसे LNG, CNG, PNG। तो यहाँ पर L का मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड, और यहाँ CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, PNG का मतलब पेट्रोलियम नेचुरल गैस। तो CNG, PNG, LNG का मतलब लिक्विफाइड, CNG का मतलब कंप्रेस्ड, PNG का मतलब पेट्रोलियम नेचुरल गैस। अब इनमें अंतर क्या होता है? CNG जो 93% इसमें मीथेन होता है, 93% मीथेन। बाकी जो 7% है, 7% प्रोपेन ब्यूटेन होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन।
ब्यूटेन। तो 93% मीथेन है ये मीथेन होते हैं। और अगर हम पीएनजी की बात करें तो इसमें ब्यूटेन ब्यू सॉरी ये सीएनजी है, सीएनजी में ब्यूटेन होती है। ये अगर हम एलएनजी क्या होती है, एलएनजी होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये क्या है, 260 फ़ारेनहाइट पर 260 फ़ारेनहाइट पर ठंडी की जाती है। इसको ठंडी किया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है और इसको 600 गुना कंप्रेस किया जाता है। इतना ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है कि ये अपने मूल रूप से 600 गुना सिकुड़ जाती है। तो इसलिए इसको ले जाना लाना आसान है और ये तरलीकृत हो जाती, गैस से तरलीकृत हो जाती जब इतना प्रेशर। तो इसमें बहुत सारी गैस को बिल्कुल थोड़े में बदल दिया जाता है। इसको ले जाना लाना आसान रहता है, कंप्रेस बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर हम सीएनजी की बात करें, सीएनजी तो एक कंप्रेस होती है। जब बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, जब कम कंप्रेस किया जाता है तो सीएनजी होती है। ये है वही है, बस कंप्रेशन और टेम्परेचर का अंतर है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में ब्यूटेन, जो घरों में सिलेंडर होता है इसमें ब्यूटेन होता है और सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है, फिर प्रोपेन होता है, प्रोपेन। अगर हम सीएनजी की बात करें, सीएनजी में 93% मीथेन होता है, मीथेन 93%, और बाकी 7% में प्रोपेन ब्यूटेन होता है। तो एलएनजी सीएनजी एक ही है, तो इसी मीथेन को ही 93% कंप्रेस किया जाता है तो एलएनजी बन जाती है। ठीक, तो एलएनजी और सीएनजी एक ही चीज़ है, बस इसका कंप्रेस बहुत ज़्यादा किया जाता है तो एलएनजी बन जाती है और टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है तो यही सीएनजी एलएनजी बन जाती है। और एलपीजी तो जो घरों में सिलेंडरों में यूज होती है खाना बनाने वाली, उसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होती है और इन दोनों में सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो यह है बड़ोदरा नगर निगम, बड़ोदरा नगर निगम गुजरात। ठीक, बड़ोदरा नगर निगम है जिसने कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन का पहला प्रमाणित म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। तो बॉन्ड के बारे में और कुछ हम जानते हैं। अच्छा, दिल्ली नगर निगम ये दुनिया का सबसे बड़ा नगर निगम है। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जिसे डीएमआरसी कहते हैं, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नगर निगम है दिल्ली। और अगर हम ग्रीन बॉन्ड, एक होता है ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड एक सॉवरेन बॉन्ड होता है, सॉवरेन बॉन्ड। ये सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो ग्रीन बॉन्ड सबसे पहले कौन जारी किया था? तो गाजियाबाद सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। ग्रीन बॉन्ड सबसे बड़ा कौन जारी किया था? तो इंदौर जारी किया था। ग्रीन बॉन्ड सबसे पहले कौन जारी किया था? तो गाजियाबाद नगर निगम। सबसे बड़ा कौन जारी किया था? इंदौर, इंदौर सबसे बड़ा जारी किया था। सॉवरेन बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, भारत सरकार क्या है, सॉवरेन बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड जारी करके भारत सरकार फंड रेज करती है। फंड रेज करने के लिए ये सॉवरेन बॉन्ड जारी किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस, ये नाम याद रखना। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइवेट होते थे लेकिन ये सरकारी स्वामित्व वाला है। किसने जारी किया है? तो ये केरल जारी किया है। केरल जारी करने वाला पहला राज्य जो सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म जारी किया है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा, सी स्पेस ऐसे लिखा जाएगा। तो अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म होते क्या हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ओवर द टॉप। ओटीटी का मतलब ओवर द टॉप। तो कोई भी फिल्म जब सिनेमा हॉलों में नहीं लॉन्च होती है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में लॉन्च होती है। ये यहाँ पर पैसे दे के देखा जाता है, तो यहाँ से भी पैसे का कलेक्शन अच्छा होता है। तो फिल्म निर्माता जब फिल्म बना लेता है तब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म से एग्रीमेंट कर लेता है कुछ पैसों के लिए। तो वो जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म से एग्रीमेंट करेंगे उसी में फिल्म लॉन्च होगी, तो ओटीटी को पैसा कमाई होगी और ये एक मूल फिक्स रकम में डायरेक्टर से तय हो जाता है। तो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जियो सिनेमा है, हॉटस्टार है, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं। जैसे हुलू, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं। तो इसी तरह केरल सरकार ने सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म अपना सरकारी जारी कौन किया? वहाँ की केरल स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, जो केरल का फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन है उसने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो 10 दिनों का अवकाश किसने जारी किया है? उड़ीसा ने ऐसा क्यों किया है? उड़ीसा ने समझा कि महिला कर्मचारियों को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा काम पड़ता है घरेलू कार्य, तो उनको 10 दिन की एलएपी आकस्मिक सीएल अधिक देने की घोषणा किया है। 10 दिनों की, जैसे कि 25 सामान्यतः मिलते हैं पुरुष को महिला को, लेकिन साल में 10 दिन महिलाओं को और ज़्यादा मिलेंगे, बस यही किया है। 25 मिलते हैं आकस्मिक लीव, कैजुअल लीव, तो 10 महिलाओं को ज़्यादा मिलेंगे पुरुषों की अपेक्षा। अच्छा, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी वहाँ के सीएम हैं। और तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। अगर हम उड़ीसा के बारे में और कुछ करंट में याद करें, जैसे सुभद्रा स्कीम, मेंस्ट्रुअल लीव, ये कुछ तो उड़ीसा के बारे में सुभद्रा स्कीम, मेंस्ट्रुअल लीव, ये लीव है। और गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ये कुछ उड़ीसा के बारे में जानकारी है। लाभा योजना उड़ीसा की है। और ब्रेस्ट फीडिंग केबिन कौन बनाया है?
तो सुभद्रा स्कीम ये कहाँ की है? उड़ीसा की। इसमें क्या है, 5 साल में 50,000 दिए जाएंगे महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे 5 साल में। ठीक। मेंस्ट्रुअल लीव क्या है? ये उड़ीसा सरकार ने मेंस्ट्रुअल जो मासिक धर्म छुट्टी है, ये उड़ीसा सरकार ने दी है मेंस्ट्रुअल लीव महिलाओं के लिए। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट क्या है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया। गुप्तेश्वर क्या है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये सब करंट में है। और लाभा योजना क्या है? वन उपज के लिए एमएसपी। लाभा योजना में जो वन उत्पादन करेगा उसको एमएसपी दिया जाएगा। सुभद्रा स्कीम उड़ीसा सरकार की है। मेंस्ट्रुअल लीव उड़ीसा सरकार ने अभी दिया है महिलाओं के लिए। गुप्तेश्वर बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट है जो हेरिटेज साइट में अभी शामिल हुआ है। लाभा योजना वन उपज के लिए एमएसपी। ठीक। और एक चीज और, एक स्कीम और याद रखिएगा, ब्रेस्ट फीडिंग केबिन बनवाया। ब्रेस्ट फीडिंग केबिन उड़ीसा ने बनवाया है। ब्रेस्ट फीडिंग, महिलाएं जहां अपने बच्चों को स्तनपान करवाने के लिए केबिन बनवाया है। कहाँ पर? पब्लिक प्लेसों पर। तो किसने बनवाया है? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा, एक चीज़ और याद रखिएगा, एटीएम अनाज किसने शुरू किया है? उड़ीसा ने। अनाज वाले एटीएम जहाँ से अनाज निकलेगा, तो ये एटीएम अनाज उड़ीसा ने ही खोला है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में शुरुआत की जाएगी। तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की जाएगी। हालांकि दिल्ली की मेट्रो की मैजेंटा लाइन में दिल्ली मेट्रो की जो मैजेंटा लाइन है, मैजेंटा लाइन, ऐसे 4 लाइन है तो इनका नाम है अलग। मैजेंटा लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ऐसे ऐसे नाम है। तो जो मैजेंटा लाइन है उसमें ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई जा चुकी है दिल्ली में। बेंगलुरु में शुरुआत कहाँ की जाएगी मेट्रो ड्राइवरलेस? तो बेंगलुरु में की जाएगी। ये लाइन मेट्रो ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई गई है यहाँ। तो अगर भारत में इस समय कितने शहरों में मेट्रो चल रही? 17 शहरों में चल रही। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कानपुर में, लखनऊ में और आगरा, इन शहरों में चल रही है, ऑपरेटेड हैं। और जैसे प्रयागराज, गोरखपुर और बनारस यहाँ निर्माणाधीन है, यहाँ चलाई जाएगी मेट्रो। बरेली यहाँ पर निर्माणाधीन मेट्रो चलेंगी। प्रयागराज, गोरखपुर और बनारस यहाँ पर मेट्रो का चलाई जाएगी, काम चालू है, बन रही है और यहाँ पर ऑपरेटेड है। कानपुर, लखनऊ, आगरा में मेट्रो चल रही है। तो यूपी के लगभग 7 शहरों में मेट्रो चलेगी, 4 में चलना बाकी है, काम हो रहा, चलेगी और यहाँ चल रही है। कानपुर, लखनऊ और आगरा में चल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की है? भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर है इसका सही आंसर। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम कुछ जाने तो जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं? 20 ज़िले हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने वाले हैं, तो हमको चुनाव के बारे में जान रहे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। पहले पूरा जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन इस समय लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग यूटी हैं। लद्दाख में 2 ज़िले हैं वर्तमान में, लेह और कारगिल। लद्दाख में 2 ज़िले हैं, लेह, लेकिन 5 ज़िले
गृह मंत्रालय से 5 जिले बनाने की सहमति मिल गई है। इसमें कौन सा? द्रास, नुब्रा, जास्कर, साम घाटी, चांगथांग। 5 जिले नए बने तो 7 जिले हो जाएंगे। 2 जिले तो वर्तमान में लेह कारगिल, और 5 नए जिले और बनाए जाएंगे, द्रास, नुब्रा, जास्कर, साम घाटी, चांगथाम। तो ये लद्दाख में टोटल 7 जिले हो जाएंगे। अब जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ लोकसभा की सीट 5 हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90। अगर हम पीओके की भी शामिल कर लें तो वहाँ पर 24 सीटें, 90 सीटें इस समय, और पीओके की 24 सीटें। तो विधानसभा की सीटें 90 हैं जम्मू कश्मीर में, पीओके की भी 24, क्योंकि डिलिमिटेशन हो गया है। जम्मू कश्मीर की और बात करें तो यहाँ अक्टूबर 2024 में चुनाव है। अक्टूबर 2024 में चुनाव है। जम्मू कश्मीर में 2 चीज़ें जान लीजिए। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? ट्यूलिप गार्डन, फूलों का बाग है यहाँ कई प्रकार के। तो ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में। तभी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। तभी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक। जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? तो सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? चीन के में स्थित, ये स्थित है, विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किए गए? तो ये पंकज अडवाणी हैं। पंकज अडवाणी ये बिलियर्ड खिलाड़ी हैं, तो इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में, चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय। अब कुछ हम खेल के बारे में करंट जानेंगे। खेल के बारे में करंट, जैसे यूरो कप 2024 किसने जीता? संतोष ट्रॉफी। सब करंट के क्वेश्चन हैं हाल ही के। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप। तो यूरो कप कौन जीता है? स्पेन जीता है चौथी बार जीता है। हराया किसे है? इंग्लैंड को हराया। यूरो कप किसने जीता? यूरो कप 2024 है ये, स्पेन ने जीता चौथी बार इंग्लैंड को हराकर। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो सर्विसेज ने जीता है। सर्विसेज ने जीता है। किसे हरा करके? अरुणाचल प्रदेश को। हराया किसे? अरुणाचल प्रदेश। सब करंट के क्वेश्चन हैं अभी हाल ही के। डूरंड कप किसने जीता है? तो 133वां था ये डूरंड कप। और संतोषी ट्रॉफी 77वीं थी। 133वां डूरंड कप में कौन जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट FC इसने जीता है। उप विजेता कौन रहा? मोहन बागान उप विजेता रहा। किसमें? डूरंड कप में। डूरंड कप किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने डूरंड कप जीता है। और उप विजेता कौन रहा? मोहन बागान। संतोष ट्रॉफी कौन जीता? सर्विसेज ने। और उप विजेता कौन रहा? अरुणाचल प्रदेश। यूरो कप कौन जीता? स्पेन चौथी बार। किसे हराकर? इंग्लैंड को। तो यूरो कप 2024 ये 77वीं संतोष ट्रॉफी थी। खेल के 2 क्वेश्चन की और बात करें तो विंबलडन
विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन तो विंबलडन ओपन कौन जीता है पुरुष में? कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। अच्छा, फ्रेंच भी जीता है पुरुष में, विंबलडन और फ्रेंच दोनों को कार्लोस अल्काराज ने जीता। महिलाओं में अलग अलग है। महिलाओं में जैसे विंबलडन को कौन जीता है तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा, बारबोरा क्राजिस्कोवा, क्रेजिस्कोवा, ये महिलाओं में जीता है। और फ्रेंच किस महिला ने जीता है तो ईगा स्विएटेक ने जीता है फ्रेंच और विंबलडन दोनों पुरुष में कार्लोस अल्काराज ने जीता है पुरुष में। महिलाओं में विंबलडन को जीता है बारबोरा क्रेजिस्कोवा। फ्रेंच ओपन कौन जीता है? ईगा स्विएटेक ये फ्रेंच को जीती हैं। कार्लोस कहाँ का है? ये स्पेन का है। कार्लोस अल्काराज स्पेन का है और बारबोरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य की है, ये चेक गणराज्य की है। और ईगा स्विएटेक तो ये अभी लेटेस्ट ओपन है। हालांकि इसके पहले यूएसए ओपन हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। ठीक, तो ये रहे खेल के कुछ करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों का पानी रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बताइए कौन बना है? पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान, ठीक, राजस्थान है। राजस्थान के बारे में, यहाँ के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा यहाँ का सीएम है। और राजस्थान के बारे में और कुछ अगर हम जाने तो यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 200 हैं। विधानसभा की सीटें 200 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25। यहाँ के 2 जलप्रपात हैं राजस्थान के 2 जलप्रपात हैं। एक चुलिया ये ला है और ब्लूबेरी ये जलप्रपात हैं। कहाँ है? राजस्थान में। चुलिया जलप्रपात और ब्लूबेरी जलप्रपात ये राजस्थान में है। कुछ और पोर्टल के बारे में जानते हैं, जैसे प्रवाह पोर्टल ये किसने जारी किया है? आरबीआई। प्रवाह पोर्टल आरबीआई। युवा संगम पोर्टल ये कौन? ये शिक्षा मंत्रालय। युवा पोर्टल क्या है? युवाओं के बीच में संपर्क, जैसे नॉर्थ ईस्ट के युवा, देश के अलग अलग युवाओं को एक पोर्टल में लाना, ये अपना ज्ञान साझा कर सके। निर्माण पोर्टल क्या है? ये क्या है? यूपीएससी में अगर प्री की परीक्षा कोई निकाल लेता तो मेंस में 1 लाख रुपए मिलेगा। मेंस की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा निर्माण पोर्टल के तहत।
स्वाति पोर्टल, स्वाति पोर्टल क्या है? ये महिलाओं लड़कियों के लिए है। स्वाति पोर्टल महिलाओं और लड़कियों के लिए जारी किया गया है। तो ये कुछ पोर्टल है। प्रवाह पोर्टल आरबीआई ने जारी किया। युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए। निर्माण पोर्टल यूपीएससी में अगर प्री कोई निकाल लेता तो मेंस की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा। और स्वाति पोर्टल महिलाओं के लिए। विश्व का पहला, ये ऊ नहीं, ये ओम है, एक तरह से ओम है। ओम आकार का शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऊ आकार का, तो ये पाली राजस्थान, पाली राजस्थान। पाली राजस्थान में उद्घाटन किया गया। तो अब हम ओम आकार का मंदिर शिव जी का मंदिर है, तो हम कुछ मंदिरों के बारे में जानते हैं। यहाँ मैंने कुछ मंदिरों के नाम लिखा है। बृहदेश्वर मंदिर, नटराज मंदिर, मुरुदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये शिव को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में तमिलनाडु में है। और इसको बनवाया कौन था? राज चोल वंश का, राज ने बनवाया था, चोल वंश का। नटराज मंदिर ये भी तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में शिव जी को समर्पित है। ये बनवाया कौन, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई, मदुरई में है। मदुरई कहाँ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। और ये देवी मीनाक्षी को समर्पित है। इसको तिरुमाला नायक ने बनवाया था। तिरुमाला, तिरुमाला नायक, तिरुमाला नायक था। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, तंजौर में राजराज चोल ने बनवाया था। नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। इसको तिरुमाला नायक ने बनवाया था। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर ये दिल्ली में है, ये दिल्ली में है। तो ये 5 मंदिर हो गए। अभी 4-5 मंदिर के बारे में और हम जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ और मंदिरों के नाम लिख दिए हैं, इनके बारे में जानेंगे। जैसे दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। इसको बनवाया किसने था? विमल शाह, विमल शाह ने बनवाया था, विमल शाह ने बनवाया था। सबरीमाला मंदिर केरल में है। ये सबरीमाला मंदिर केरल में है, भगवान अयप्पन को समर्पित है। और इसको बनवाया कौन था? भगवान परशुराम, परशुराम ने बनवाया था, भगवान परशुराम ने बना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी तिरुवनंतपुरम केरल में है। ये भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी केरल में है। और ये राजा मार्तंड ने बनवाया था, राजा मार्तंड ने। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, उड़ीसा में है। ये नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया। हजारा राम मंदिर कहाँ है? ये हम्पी, कृष्णदेव राय ने बनवाया था, कृष्णदेव राय। हजारा राम मंदिर हम्पी में है, कृष्णदेव राय ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? पटक्कल कर्नाटक, ये कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर। चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया था।
चालुक्य वंश। तो एक बार और जान लेते हैं, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, विमल शाह ने बनवाया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में, भगवान परशुराम ने बनवाया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी तिरुवनंतपुरम केरल में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में है, राजा मार्तंड ने बनवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है, नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। हजाराराम मंदिर हम्पी में है, कर्नाटक। हम्पी में हजाराराम मंदिर, हम्पी कर्नाटक में, कृष्णदेवराय ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया था। कहाँ है? कर्नाटक। विरूपाक्ष मंदिर पटक्कल कर्नाटक में है। तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छी लगी हो सीरीज, इसी तरह हम और आगे क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।